हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, उसका क्या पर्पस होता है। ये सारे कंसेप्ट्स हमने डिटेल्ड स्टडी कर ली थी। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्टनरशिप नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। फिर भी हम आज एक क्विक रिवीजन लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट केसेस, सारे क्वेश्चंस जो पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज ध्यान से पढ़िए, बहुत मन लगाकर पढ़िए ताकि आपके ये मार्क्स कवर अप हो सके। देखिए बेटा, हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ अकाउंट which is prepared to revalue our assets and reassess our liabilities. It is nominal account in nature, so debit side we record all the loss and expense, credit side we record all the incomes and gains. अब गेन्स हमें प्रॉफिट कहाँ कहाँ हो सकते हैं? अगर हमारे असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारी लायबिलिटीज रिड्यूस होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। अनरिकॉर्डेड असेट्स, ये भी प्रॉफिट की फिगर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। असेट्स रिड्यूस होते हैं, लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, इट इज अ लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, इट मींस हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, फर्म को प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट हम ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो हमें लॉस होता है और लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? इसकी हमने जर्नल एंट्रीज भी पढ़ी थी कि अगर हमारे असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारी एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अनरिकॉर्डेड असेट्स मींस असेट्स जो पहले रिकॉर्ड नहीं था अब वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट इज अ लॉस फॉर अस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। अगर हमारी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। जिन भी बच्चों को इसकी अगर डिटेल्स समझनी है तो वो पिछली क्लास में हमने सारे स्टेप्स को, एक एक पॉइंट को हमने क्लियर एक्सप्लेन किया था कि इस एंट्रीज को क्यों रूल्स ये अप्लाई कर रहे हैं हम। अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज द लॉस तो रिवैल्यूएशन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी आपका ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? ये क्विक रिवीजन थी हमारी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेस ऑफ द लायबिलिटीज। चलिए अब आज की क्लास करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग केसेस कि हम एंट्रीज को रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू किस तरीके से आती है। हमने पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड ओनली चेंज इन वैल्यू। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? जितनी वैल्यू से असेट्स या लायबिलिटीज आपकी चेंज हो रही है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ओनली चेंज इन वैल्यू। न्यू वैल्यूज आर ऑलवेज शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। क्लियर? चलिए देखते हैं कुछ केसेस। हमने इसके लिए क्वेश्चन बनाया, पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ जेड एज अ पार्टनर in the journal of X and Y who are sharing profit in the ratio 2:3. Clear? First case, value of furniture is to be increased by 10,000 rupees. Book value of furniture rupees 50,000. आपकी फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज बाय, देखो वर्ड क्या है, इंक्रीज बाय,
बाय का मतलब क्या है, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय ₹10,000, तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, आपके असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट, तो आपकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। असेट्स इंक्रीज होने पे असेट्स अकाउंट डेबिट होता है, यानी मींस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंट। और कितने से चेंज हो रही है वैल्यू, ₹10,000 से वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड फर्नीचर लिख दोगे, फर्नीचर ₹10,000, और जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट अगर आप बनाओगे तो वहाँ पे आपके फर्नीचर की वैल्यू जो आएगी, वहाँ पे फर्नीचर कितने आ जाएगा, नई वैल्यू। अब पुरानी वैल्यू कितनी थी 50,000, इंक्रीज कितने से हुआ है 10,000, तो फर्नीचर की नई वैल्यू ₹60,000। क्लियर, कंफर्म, फर्स्ट केस क्लियर। सेकंड केस, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू ₹40,000, बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर ₹30,000। बेटा इन वर्ड्स पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज टू, जबकि आप पिछले केस में देखोगे वहां पे क्या लिखा था, इंक्रीज बाय। इंक्रीज बाय का मतलब जो फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो 10,000 से इंक्रीज हो रही है, जबकि इंक्रीज टू का मतलब क्या है, अब फर्नीचर इंक्रीज होकर आपका ₹40,000 हो चुका है। पहले कितनी थी फर्नीचर की वैल्यू 30,000, इंक्रीज होने के बाद ₹40,000 हो चुका है, मींस फर्नीचर इज इंक्रीज बाय ₹10,000। तो आपकी जो जर्नल एंट्री है वो होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच, ₹10,000। इज इट क्लियर। और दूसरा, आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो वहां पे आप फर्नीचर को लिख दोगे क्रेडिट साइड फर्नीचर कितना, ₹10,000 क्रेडिट साइड। क्लियर। और बैलेंस शीट, जो आपकी नई बैलेंस शीट होगी, न्यू बैलेंस शीट, वहां पे आपके फर्नीचर की वैल्यू होगी ₹40,000, फर्नीचर 40,000। क्लियर, दोनों केस क्लियर है, इंक्रीज बाय एंड इंक्रीज टू। इंक्रीज बाय का मतलब क्या है, चेंज इन वैल्यू, और इंक्रीज टू का मतलब क्या हो गया, न्यू वैल्यू जो है वो ₹40,000। क्लियर। बेटा इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मेरी गारंटी है कि सारे कंसेप्ट्स को करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थर्ड केस, वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू, जबकि बुक वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ₹50,000। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, न्यू वैल्यू ऑफ फर्नीचर, न्यू वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की जो नई वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 50,000 इंटू 120%। ठीक है, इट इज इक्वल टू ₹60,000, मीन्स फर्नीचर इज इंक्रीज बाय ₹10,000। फर्नीचर कितने से, ये क्या आ गई, आपकी नई वैल्यू आ गई। तो आपकी यहां पर भी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज इक्वल टू ₹10,000 फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर, ये क्लियर है। सेकंड, वही चीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आपका फर्नीचर 10,000 आ जाएगा, जबकि नई बैलेंस शीट जो आपका फर्नीचर होगा वो ₹60,000 आ जाएगा। सर तीनों में सेम एंट्री आ रही है, फिर फर्क क्या है? बेटा तीनों में वर्डिंग्स को आपको ध्यान से समझना है। फर्स्ट वाली वर्डिंग में आपको दिया हुआ था इंक्रीज बाय, दूसरे वाले वर्डिंग में दिया हुआ था इंक्रीज टू, मींस दिस इज द न्यू वैल्यू, एंड थर्ड वाले में आपको 120% ऑफ इट्स वैल्यू, इसका मतलब आपकी वैल्यू 20% से इंक्रीज हो रही है। क्लियर। फोर्थ केस,
फोर्थ केस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, फोर्थ एंड फिफ्थ केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000 रुपीज। आपके स्टॉक की बुक वैल्यू जो इस टाइम बैलेंस शीट में वैल्यू है वो है 18,000, जबकि यहां पे उन्होंने बोला है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अंडर वैल्यूड बाय 10% का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने स्टॉक की वैल्यू कम लिखी हुई है। अब हमें स्टॉक की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। देखिए इस केस को बहुत ध्यान से समझिए। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका मतलब होता है कि स्टॉक की वैल्यू हमने कम लिखी हुई है। नाउ वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, हमें स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो सबसे पहले तो देखो वर्डिंग एंट्री देखते हैं। एंट्री क्या है? एंट्री हो जाएगी हमारी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमें स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है। अब प्रॉब्लम क्या आती है बेटा कि व्हाट इज द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी स्टॉक की, जिसका 10% कम करके हमने वैल्यू 18,000 लिखी है। तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं? लेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमने x ले ली। इज इट क्लियर? अब इन्होंने 10% कम लिखी हुई है, मींस कितने परसेंट लिखी हुई है? 90% ऑफ x इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 90, इसका रेसिप्रोकल होकर मींस 20,000 रुपीज जो स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए, जबकि वैल्यू लिखी कितनी है? हमने वैल्यू लिखी है 18,000 रुपीज, तो हमें स्टॉक इज इंक्रीज बाय 2,000 रुपीज। स्टॉक कितने से इंक्रीज कर देंगे? 2,000। देखो ना 20,000 का 10% लेस करो, कितना है? 18,000। यानी इसने स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए थी 20,000, इन्होंने स्टॉक की वैल्यू को कम लिखा है, 10% कम लिखा है, तो इन्होंने कितना लिखा हुआ है? 18,000। अब हमें इसको एक्चुअल वैल्यू पे लाना है, तो आपकी ये छोटी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक बी x, 90% ऑफ x इज इक्वल टू 18,000, सो x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100 अपॉन 90। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई, यानी स्टॉक की वैल्यू आ गई 20,000 रुपीज, तो 2,000 आप स्टॉक को इंक्रीज कर दोगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड स्टॉक लिख दोगे 2,000 रुपीज, और जो आपकी नई बैलेंस शीट आएगी, न्यू बैलेंस शीट आपकी आएगी, वहां पे आप स्टॉक की वैल्यू लिख दोगे 20,000। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट, फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू कितनी दी हुई है? 22,000। इसका मतलब क्या है? हमने स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है। ओवर वैल्यूड बाय का मतलब 10% वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है बुक वैल्यू, और उसकी वैल्यू 10%, इसका मतलब कम होनी चाहिए थी। तो हमें फर्नीचर को रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले एंट्री आपकी क्या होगी? आपको लॉस हो गया ये, तो आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। हाउ मच? अब यहां पे भी उसी तरह से कैलकुलेशन करनी होगी। लेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक, सॉरी एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्नीचर, एक्चुअल वैल्यू हमने कितनी ले ली? x ले ली। तो अब 10% ज़्यादा लिखी हुई है, 10% ज़्यादा लिखी हुई है, यानी कितने परसेंट है? 110 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 22,000। सो x इज इक्वल टू 22,000 इंटू 100 अपॉन 110। दिस इज इक्वल टू 20,000। कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 20,000 वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें स्टॉक की वैल्यू कम, सॉरी फर्नीचर की वैल्यू हमें कम करनी है 2,000 रुपीज। क्लियर? तो आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे,
ये अब आपके लिए लॉस की फिगर है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। फर्नीचर 2000 रुपीज़, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम नई वाली बैलेंस शीट, तो दिस यहाँ पे जो फर्नीचर होगा आपका, फर्नीचर आ जाएगा 20,000 रुपीज़। क्लियर, कंफर्म। दोनों केसेस को आपको ध्यान रखना, अगर आपके स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड है तो आपको स्टॉक को इंक्रीज करना है, और अगर आपके एसेट्स की वैल्यू ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब आपको स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, और इसका मतलब आपके लिए ये लॉस की फिगर है। कैलकुलेशन आपने ध्यान से समझ ली। नेक्स्ट केस, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000, बुक वैल्यू कितनी है 20,000। सिंपल सा केस है कि आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ₹5,000। क्लियर, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा स्टॉक 5,000, नई बैलेंस शीट में आपका आ जाएगा 25,000 रुपीज स्टॉक। क्लियर। नेक्स्ट केस, मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स कौन था, पार्टनर था, ₹80,000। उसने मशीनरी की कितनी वैल्यू में ली है, 80,000, जबकि बुक वैल्यू जो है वो है 60,000 रुपीज। अगर कभी भी कोई पार्टनर कोई एसेट्स लेता है या लाइबिलिटीज लेता है, सबसे पहले चेक करिए कि उस पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मीन्स उसने बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे ली है या कम पे ली है। यहाँ पर देखिए आपकी बुक वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपीज़, जबकि उसने टेक ओवर कितने में करी है, टेक ओवर उसने करी है 80,000 रुपीज़ में। तो सबसे पहले आपको 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, उसके लिए आप सबसे पहले एंट्री करोगे, आप अपनी मशीन की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, तो आपकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 20,000। क्यों, हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ है सबसे पहले। क्लियर। सेकेंड एंट्री, पार्टनर कभी भी कोई एसेट्स को टेक ओवर करता है तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है। अगर पार्टनर कोई लायबिलिटीज को टेक ओवर करता है तो उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये अमाउंट हमें पार्टनर से लेना है। अगर पार्टनर ने एसेट्स लिया है तो हमें पार्टनर्स को से ये अमाउंट लेना है, उसकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो आपकी जो सेकंड एंट्री है वो क्या हो जाएगी, आपकी सेकंड एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। उसने एसेट्स को टेक ओवर किया है, टू मशीनरी अकाउंट। कितने में टेक ओवर किया है, 80,000 रुपीज़ में उसने मशीन को टेक ओवर किया है। क्लियर, ये कंफर्म। अब इसकी एंट्रीज देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे आप मशीनरी की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट कितना, 20,000 रुपीज़ सबसे पहले। दूसरा पॉइंट, आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट, वो भी किसका, एक्स का। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, आप वहाँ पे डेबिट साइड क्या लिख दोगे, मशीनरी, मशीनरी 80,000 रुपीज़। क्लियर। और तीसरा, आप बैलेंस शीट को बनाओगे, जो नई बैलेंस शीट आप बनाओगे वहाँ पे आप क्या कोई एंट्री आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है, इसलिए अब हमारे पास कोई भी मशीन का पार्ट नहीं बचा। क्लियर। नेक्स्ट केस, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹5,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। जितना भी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट किया था उसमें से 5,000 का अमाउंट हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया है नेक्स्ट ईयर, यानी वो हमारे लिए क्या हो गया, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस का मतलब क्या है, एसेट्स।
असेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमारे लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए प्रॉफिट की फिगर है। इज इट क्लियर? कितना? 5,000 रुपीज। इज इट क्लियर? कंफर्म। नेक्स्ट केस, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू 5,000 रुपीज पेड बाय एक्स। देखो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होना मीन्स फर्म का लॉस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने पे नहीं किया, किसने पे? फर्म ने पे नहीं किया, किसने पे किया है? पार्टनर ने पे किया है। तो फर्म की ड्यूटी है वो अमाउंट किसको रीपे करेगी? पार्टनर को। अब पार्टनर को रीपे करने के लिए पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी बेटा? आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज। मीन्स आप इसकी एंट्री कहाँ आएगी? एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगी डेबिट साइड टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज, और एज के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज, क्योंकि ये जो खर्चा है ये एक्स ने पे किया है। क्लियर? नेक्स्ट केस, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 14,000 रुपीज वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स हो चुका था, पेड रुपीज 10,000 इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका लास्ट ईयर एक बैड डेब्ट्स था, वो अब आप बैड डेब्ट्स हो चुका था मीन्स लास्ट ईयर आपको लॉस हो चुका था, अब उसने 10,000 रुपीज पे करे। बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं कि सर अभी भी तो 4,000 का लॉस है। बेटा ध्यान से देखो, लास्ट ईयर जो बैड डेब्ट्स था वो तो हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड एंट्री कर दी थी, तो लास्ट ईयर तो हमें 14,000 का लॉस हम शो कर चुके थे, बट उसमें से अभी हमें जो भी अमाउंट मिला ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट की फिगर है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट की फिगर हो जाएगी। तो यहाँ पर एंट्रीज को किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे एंट्रीज को दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट, आप अमाउंट रिसीव्ड करने की एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये तो हमारी 11th क्लास की एंट्री है। जब भी हमें रिकवर होता है तो हमारी एंट्री क्या होती है? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 10,000 रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कैश आया हमने कैश में डेबिट साइड एंट्री कर दी। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा आपके लिए? सेकंड पॉइंट है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट। ये जो प्रॉफिट हो रहा है हमें, दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। क्लियर? आपकी दो एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी कैश रिसीव्ड करने की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, और सेकंड एंट्री हमारी होगी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? कंफर्म। नेक्स्ट केस, provision for doubtful debts was reduced from 5,000 rupees to 3,000 rupees। अब ध्यान से देखो, provision for doubtful debts was reduced, provision हमारा reduced हो रहा है, हमारी liabilities reduced हो रही है from 5,000 to 3,000 rupees। 5,000 से हमारी liabilities reduce होकर 3,000 रुपये हो रही है, तो हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। तो हम अपनी लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज इक्वल टू 2000 रुपीज। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे प्रॉफिट की फिगर है, अगर हमारे डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब देखो आप दो तरीके से समझ सकते हो। अगर प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। या अगर आप डाउटफुल डेब्ट्स को रिड्यूस कर रहे हो तो इससे हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज, हमारे डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 4000 रुपीज वाज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। हमें क्या इंक्रीज करना है, आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल हमारे लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग बिल हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे हमें क्या हो जाएगा, लॉस। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, या सिर्फ आप आउटस्टैंडिंग बिल भी लिख सकते हो। कितना, 4000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। तो ये 4000 रुपीज आपकी नई बैलेंस शीट में कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट नई बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटीज साइड आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट केस, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वर्थ रुपीज 10,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, आपके एसेट्स की पहले रिकॉर्ड नहीं थे इन्वेस्टमेंट, अब आपको इसको रिकॉर्ड करना है, तो ये आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट की फिगर होगी। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच, 10,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड और नई बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लियर। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अब ये क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड द सप्लायर। आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे आपको क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। हमें जब भी लॉस होता है, लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। कितनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, 12,000 रुपीज, और रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, नई बैलेंस शीट में आप क्रेडिटर्स में इंक्रीज कर दोगे 12,000 रुपीज। इज इट क्लियर। नेक्स्ट केस, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000 रुपीज। आपके क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक करना है, रिड्यूस करना है बाय 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज से आपको अपने क्रेडिटर्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो अगर आपको क्रेडिटर्स को रिड्यूस करना है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉफिट की फिगर हो जाएगी। तो आपकी लायबिलिटीज कम हो रही है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में आप क्रेडिटर्स की वैल्यू को रिड्यूस कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट केस थे जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। आमतौर पे पेपर्स में इन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान से करना है, क्योंकि अब तो आपका एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, तो आपको यही पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कितने अमाउंट से करेंगे, या नई बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे क्रेडिटर्स या ये आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को शो किया जाएगा। क्लियर। तो ये कंसेप्ट्स हमने पिछली क्लास में भी बहुत ध्यान से पढ़े थे और आज हमने इसके वेरियस केसेस को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए करते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे एक केस बनाया है हमने, X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2.
दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स appeared at ₹76,000 एंड ₹8,000। यानी जो आपकी नई बैलेंस शीट है, जो आपकी बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द जेड, वहाँ पे आपको किस तरह से फिगर लिखी हुई है, जरा क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है डेटर्स 76,000 लेस प्रोविजन 8,000 रुपीज़ 68,000 रुपीज़। ये चीज़ आपको ओल्ड बैलेंस शीट में लिखी हुई है। क्लियर? इन्होंने आगे आपको क्या कहा है, 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। आपके जो फर्दर बैड डेब्ट्स है, मतलब पहला पॉइंट देखो, मैं क्वेश्चन को दोबारा इसलिए लिख रहा हूं, कई बार पैराग्राफ फॉर्म में ना देकर इस तरीके से आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान से इन पॉइंट्स को समझना है। इन पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। अब यहां पे इन्होंने कहा है फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स जो दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, 6,000 रुपीज। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है प्रोविजन फॉर डाउट ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यानी दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या है कि आपको जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है वो मेंटेन करना है, इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। 5% पे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन करना है। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले इन्होंने कहा एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द जेड डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अपीयर्ड 76 एंड 8,000। यानी डेटर्स लेस प्रोविजन 68,000 रुपीज आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है। नीचे इंफॉर्मेशन में दी हुई है कि 6,000 रुपीज ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड एंड प्रोविजन फॉर 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए इस तरह के कंसेप्ट को करने के लिए सबसे पहले जो भी आपके बैड डेब्ट्स है, आपके नए बैड डेब्ट्स कितने हैं, 6,000 रुपीज के नए बैड डेब्ट्स है, इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द डेटर्स, डेटर्स में से रिड्यूस किए जाएंगे। क्लियर? देखो इसको समझने के लिए हम दो तरीके से समझते हैं, एक जर्नल एंट्रीज के थ्रू और दूसरा अकाउंट्स के थ्रू। अगर हम सबसे पहले देखो हमें अकाउंट्स बनाने हैं, तो हमें अकाउंट्स बनाना होगा, एक तो बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा हमें बनाना होगा बैलेंस शीट नई वाली, और यहां पे हमें करनी होगी जर्नल एंट्रीज। क्लियर? अब इसने कहा है कि 6,000 के डेटर्स जो है वो बैड डेब्ट्स हो गई है, सबसे पहले उसकी एंट्री पास आउट करो। बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है बेटा, बैड डेब्ट्स की एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, दिस इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। 6,000 के आपके डेटर्स हो गए हैं, तो आप जो नई बैलेंस शीट है डेटर्स कितने के थे, 76, टोटल वैल्यू में से आप पहले बैड डेब्ट्स को माइनस कर दोगे, बैड डेब्ट्स को माइनस कर दीजिए 6,000 रुपीज। अब आपके डेटर्स की वैल्यू कितनी रह गई, 70,000। सबसे पहले देखो एक एक करके स्टेप देखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप बैड डेब्ट्स को रिड्यूस करो डेटर्स में से, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्लियर? दूसरा चेक करिए हमने प्रोविजन कितने बना रखा था, हमने देखो प्रोविजन बना रखा था 8,000 रुपीज का। प्रोविजन का मतलब क्या है, इट इज अ एस्टिमेटेड लॉस
कि हमें एस्टिमेटेड लॉस की उम्मीद थी 8,000 रुपीज़ की, बट हमारे जो लॉस हुआ है वो सिर्फ 6,000 रुपीज़ का हुआ है। तो देखा जाए तो अभी हमें कोई लॉस नहीं हुआ। ये बैड डेब्ट्स आपका एडजस्ट हो जाएगा। कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा? प्रोविजन से एडजस्ट हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स। कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 6,000। अभी भी आपका प्रोविजन बचा हुआ है 2,000 रुपीज़। फिर उसके बाद उसने कहा है कि 5% आपको प्रोविजन मेंटेन करना है। 5% प्रोविजन किसका? इस 70,000 रुपीज़ का, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने परसेंट? 5%। अब 5% कितना हो गया 70,000 का? 3,500। तो आपकी जो वैल्यू होगी 66,500 रुपीज़, वह आउटर कॉलम में आ जाएगी सबसे पहले। अब देखो 3,500 हमारी न्यू वैल्यू है प्रोविजन की, जबकि अभी भी हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसका बैलेंस हमारा 2,000 रुपीज़ बचा हुआ है। कैसे? आपका पुराना बैलेंस था 8,000 रुपीज़, उसमें से 6,000 आपका बैड डेब्ट्स हो गया, तो अभी भी आपका बैलेंस कितना बचा हुआ था? 2,000 रुपीज़। और जबकि नया प्रोविजन आपको कितना बनाना था? नया प्रोविजन बनाना था 3,500 रुपीज़। इसका मतलब आपको प्रोविजन सिर्फ कितने से इंक्रीज़ करना है? 1,500 रुपीज़ से इंक्रीज़ करना है। तो थर्ड केस आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रोविजन आपके लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना? 1,500। क्लियर? कंफर्म? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बैड डेब्ट्स को एडजस्ट करोगे, डेटर में से लेस करोगे। दूसरा आप चेक करोगे कि बैड डेब्ट्स कहाँ से एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका सारा का सारा अमाउंट प्रोविजन से एडजस्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें कोई लॉस नहीं हुआ। एक केस मान के चलिए, अगर हमारा पुराना एग्जिस्टिंग बैलेंस जो होता वो 4,000 रुपीज़ होता, ठीक है, प्रोविजन का, और जबकि बैड डेब्ट्स कितने थे? 6,000 रुपीज़, तो हमें कितने का लॉस होता? 2,000 रुपीज़ का लॉस होता, क्योंकि हमने एस्टिमेटेड लॉस 4,000 का मान रखा था, एक्चुअल लॉस 6,000 रुपीज़ का है, तो हमें एस्टिमेटेड लॉस कितना होता? 2,000 रुपीज़ का होता, और वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते। फिर हमारी एंट्री होती प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट 4,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैड डेब्ट्स, और उस सिचुएशन में रिवैल्यूएशन में आप डेबिट साइड बैड डेब्ट्स लिख देते 2,000। बट अब सारा का सारा एडजस्ट हो रहा है यहाँ से। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और ये आपके लिए प्रोविजन सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दिस इज इक्वल टू 1,500। क्लियर? इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। इसके साथ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। अब आपकी ड्यूटी है कि आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाइए, प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम अपने सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आप प्लीज़ सारी प्लेलिस्ट में से सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से देखिए। जिन भी बच्चों को कोई डाउट होता है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो, उनको भी बेनिफिट मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।